तो आज हम एक ऐसे एल्गोरिदम पर बात करेंगे जो सोचने में काफी हद तक हम जैसा है। मेरा मतलब है निर्णय वृक्ष यानी डिसीजन ट्रीज। हाँ बिल्कुल। और ये समझना काफी दिलचस्प है कि मशीनें कैसे हमारे ही सोचने के तरीके से सीखती हैं। हाँ, क्योंकि इसकी खूबी शायद इसकी सादगी में है। जैसे हम सोचते हैं, मान लीजिए बाहर जाना है तो पहला सवाल मौसम कैसा है। बिल्कुल, क्या बादल हैं? हाँ, तो शायद जैकेट ले लें। नहीं है तो शायद जरूरत नहीं। तो डिसीजन ट्रीज भी कुछ ऐसे ही हाँ या ना वाले सवालों की एक सीरीज के जरिए किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। ओह, तो ये एक तरह का फ्लो चार्ट हुआ फिर, जिसमें सवाल पूछते जाओ और जवाब के हिसाब से आगे बढ़ते जाओ। हाँ बिल्कुल, आप इसे ऐसे ही देख सकते हैं। अगर तकनीकी भाषा में कहें तो इसमें नोड्स होते हैं। वो नोड्स किसी सवाल या कह लें विशेषता को दिखाते हैं, जैसे मौसम। अच्छा। फिर होती हैं शाखाएं, जो उस सवाल के अलग अलग जवाब हो सकते हैं, जैसे धूप है, बादल है या बारिश है। ठीक है। और फिर आखिर में आती हैं पत्तियां। ये पत्तियां बताती हैं अंतिम फैसला, जैसे टेनिस खेलो या मत खेलो। पर ये कैसे तय होता है कि कौन सा सवाल सबसे पहले पूछना है? मतलब कौन सा सवाल सबसे जरूरी है? हाँ, यहीं पर एल्गोरिदम का असली काम आता है। ये डेटा को शर्तों के आधार पर बांटता जाता है और इसके लिए वो गिनी इंडेक्स या एंट्रोपी जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है। ओके, गिनी इंडेक्स और एंट्रोपी, ये थोड़े टेक्निकल लग रहे हैं। हाँ है, पर आसान भाषा में समझे तो इनका काम है सबसे जानकारी देने वाला सवाल ढूंढना। ऐसा सवाल जो डेटा को सबसे साफ सुथरे ग्रुप्स में बांटे, जहां एक ग्रुप के अंदर ज्यादातर नतीजे एक जैसे हों। समझ गए, मतलब क्लैरिटी लाने वाला सवाल। ये असल दुनिया में कहाँ इस्तेमाल होते हैं? क्या ये सिर्फ किताबों की बातें हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। असल दुनिया में इनका खूब इस्तेमाल है। सोचिए, बैंक को लोन एप्लीकेशन पर फैसला लेना है, मंजूर करें या नहीं। हाँ। तो वो क्रेडिट हिस्ट्री, आय, इन सब फैक्टर्स पर आधारित एक डिसीजन ट्री इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और मेडिकल फील्ड में भी? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर जैसे लक्षणों और टेस्ट रिपोर्ट्स के आधार पर सोचते हैं ना, ये उसमें मदद कर सकते हैं, संभावित बीमारी का पता लगाने में। और क्योंकि ये फ्लो चार्ट जैसा दिखता है, तो शायद इसे समझना या समझाना भी आसान होता होगा, खासकर रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज जैसे बैंकिंग में। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। इनकी पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा फायदा है। कंपनियां भी यूज करती हैं इसे। किस लिए? यह अंदाजा लगाने के लिए कि कोई ग्राहक उनकी सर्विस छोड़ तो नहीं देगा, उसके यूसेज पैटर्न वगैरह देखकर। या फिर वो जो ई कॉमर्स साइट्स पर हमें सुझाव मिलते हैं ना प्रोडक्ट्स के, हाँ हाँ, मिलते हैं। वो भी अक्सर हमारी पिछली खरीदारी के पैटर्न पर बने डिसीजन ट्री पर आधारित हो सकते हैं। चलिए वो क्लासिक उदाहरण लेते हैं, टेनिस खेलने वाला। मौसम के आधार पर वो कैसे काम करेगा इसमें? हाँ, वो अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए हमारे पास डेटा है, मौसम कैसा है, धूप, बादल, बारिश, नमी कितनी है, ज्यादा, सामान्य, और हवा चल रही है या नहीं, तेज, धीमी। ठीक है, तो ट्री शायद ऐसे शुरू होगा। पहला सवाल, मौसम कैसा है? जवाब आया बादल, तो नतीजा खेलो। ओके। अगर जवाब आया धूप, तो अगला सवाल, नमी कैसी है? जवाब ज्यादा, मत खेलो। जवाब सामान्य, खेलो। और अगर बारिश हुई तो? अगर बारिश है तो अगला सवाल, हवा कैसी है? जवाब तेज, मत खेलो। जवाब धीमी, खेलो। ये तो वाकई काफी सीधा और लॉजिकल लग रहा है, समझने में आसान। शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ बिल्कुल। इसे समझना, विजुअलाइज करना आसान है, और इसे लागू करने के लिए अक्सर बहुत ज्यादा वो डेटा को साफ सुथरा करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां जैसे? कहीं ये सादगी भारी तो नहीं पड़ती? मेरा मतलब है, क्या ये मॉडल कभी-कभी ट्रेनिंग डेटा को कुछ ज्यादा ही रट लेता है और फिर नए डेटा पर फेल हो जाता है? बिल्कुल सही। इसी को ओवरफिटिंग कहते हैं। जब ट्री बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है, तो वो ट्रेनिंग डेटा की हर छोटी बड़ी बात को याद कर लेता है, यहां तक कि उसमें जो शोर या नॉइज है उसे भी। ओह। नतीजा ये होता है कि वो नए अनदेखे डेटा पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि वो सामान्य पैटर्न सीखने की बजाय सिर्फ उस देखे हुए डेटा के लिए ही खास बन गया है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या इन पेड़ों की थोड़ी काट-छाँट की जा सकती है? हाँ बिल्कुल। इसका एक तरीका है प्रूनिंग। जैसे माली पेड़ की फालतू टहनियां काटता है ना, ताकि पेड़ हेल्दी रहे और सही शेप में बढ़े। हाँ। वैसे ही ओवरफिटिंग कम करने के लिए डिसीजन ट्री की कुछ शाखाओं या पत्तियों को हटा दिया जाता है, ताकि वो बेहतर तरीके से सामान्यीकरण कर सके, मतलब नए डेटा पर भी अच्छा काम करें। अच्छा,
तो प्रूनिंग से इसे काबू में रखा जा सकता है। हाँ, और एक और दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं सरल वृक्षों को मिलाकर और भी ज्यादा शक्तिशाली मॉडल बनते हैं, जैसे रैंडम फॉरेस्ट्स। रैंडम फॉरेस्ट वो क्या है? वो असल में बहुत सारे अलग-अलग डिसीजन ट्रीज का एक समूह होता है और वो सब मिलके वोट करते हैं और जो बहुमत का फैसला होता है वो फाइनल नतीजा माना जाता है। इससे अक्सर ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद नतीजे मिलते हैं। वाह, तो ये अकेले भी काम के हैं और टीम में भी। कुल मिलाकर ये डिसीजन ट्रीज मशीन लर्निंग की दुनिया में अपनी सादगी, अपनी पारदर्शिता और समस्याओं को सुलझाने के हमारे अपने तरीके से मिलते जुलते होने की वजह से काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी व्याख्या करने की क्षमता है। ये मशीन लर्निंग जैसे जटिल चीज को ज्यादा सुलभ बनाते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे मुश्किल लगने वाले फैसले भी वो स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल सवालों के जरिए समझे और लिए जा सकते हैं। यहाँ एक विचार आ रहा है मन में, अगर ये एल्गोरिदम हमारे फैसलों की इतनी नकल करता है तो क्या हमारी अपनी सोच भी कभी-कभी ओवरफिट हो जाती है? दिलचस्प सवाल। मतलब क्या हम भी कभी किसी एक अनुभव या जानकारी के सेट के आधार पर इतने ज्यादा कंडीशन्ड हो जाते हैं कि नई सिचुएशन में सही फैसला नहीं ले पाते? शायद हाँ, इस पर सोचा जा सकता है।